चलिए, तो एलसीएम और एचसीएफ के जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे उस पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी में एक और सीरीज लेकर आए हैं आपको। ये आर.एस. अग्रवाल के बेसिकली क्वेश्चंस हैं सारे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये हमको लग रहा है इस सीरीज का, इस टाइप के क्वेश्चन की सीरीज का हो सकता है तीसरा लेक्चर हो, ठीक है। नहीं, एलसीएम एचसीएफ वाला जो कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक 23 तक कर चुके हैं, 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक यूज होता है, थिंकिंग बहुत खतरनाक यूज होता है। वो अलग बात है आप रट्टा मार लें कि क्या किया जाता है ना, वो भी चल जाता है ना। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर, माने कि छोटा नंबर चाहिए कि बड़ा नंबर चाहिए। छोटा चाहिए, कैसा चाहिए, विच व्हेन डिवाइडेड बाई, मतलब विच व्हेन, जिसे जब डिवाइड किया जाए, बाई माने द्वारा, किसके द्वारा, 20 के द्वारा, 25 के द्वारा, 35 के द्वारा और 40 के द्वारा, यानी कि इन नंबरों से डिवाइड किया जाना है। ये क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इससे भाग देंगे तो भाग लगना चाहिए, ऐसा फील होता है। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि वो नंबर इन चारों से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और बड़ा कब होगा, जब वो 20 का मल्टीपल होगा, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब ही क्या होता है, 20 का वो मल्टीप्लाई में रहे, तभी तो 20 से भाग लगेगा। उसी तरह से 25 से भाग लगेगा तो 25 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स का क्या, मल्टीपल, मतलब एलसीएम। लेकिन ये तब होता जब बोलता कि पूरी तरह से वो डिवाइड कर दे तब, लेकिन इन्होंने बोला कि जब डिवाइड करे इन चारों से तो लीव्स, क्या बोला है, लीव्स मतलब छोड़े, रिमाइंडर्स, शेषफल क्या, 14, 19, 29, 34 रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। यानी 20 से भाग दे तो हमारा रिमाइंडर 14 आए, 25 से भाग दे तो रिमाइंडर 19 आए, 35 से भाग दे तो 29 आए और 40 से भाग दे तो 34 आए रिमाइंडर। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे ना बहुत पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सोचें। हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं, 4 मिनट का समय देते हैं, हम वीडियो पॉज करेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी पॉज करके इसको बनाएंगे, क्योंकि जब आप थिंकिंग करोगे, कुछ कुछ सोचोगे तो फील होगा, चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। डायरेक्ट कर दें हम तो आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है, खाली हमारी बातें सुन रहे हैं आप। हम थोड़ा सा आपको समय देते हैं, ठीक है ना, और बनाइए आप इस क्वेश्चन को। तो लगभग हमने 2 मिनट 3 मिनट का समय दे दिया आप लोगों को। आपने कोशिश किया, और वीडियो के पीछे वाले लोग जरूर कोशिश कीजिएगा, तुरंत मत देखिएगा वीडियोस को। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया, पहले ये सुनिए, पहले तो क्लियर हो गया कि आपको उन नंबरों को, जो नंबर आएगा आपका, उसको 20 से 25 से 35 से 40 से भाग देना है, हाँ देना है ना। और उस क्रम में रिमाइंडर ये बचे, तो ये तो कन्फर्म है कि ये सारे नंबर्स के मल्टीपल होना चाहिए, मतलब एलसीएम पहले निकाला जाए, उसके बाद सोचा जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको बारी बारी से भाग देना होगा, 14 से 19 से 29 से 34 से, सॉरी बारी बारी भाग देना होगा। 25 कितना 20, 25, 35, 40 और रिमाइंडर चाहिए ये सारे 14, 19, 29, 34, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 एंड 40। तो आप जिस भी मेथड से एलसीएम निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, हम इसी से निकाल दे रहे हैं। कैसे, इस मेथड से। 2 से अधिक, 2 नंबर जा रहा है, 2 से 10, 25, 35 और ये 20। फिर 2 से 2 नंबर जा रहा है, 2 5 10, 25, 35 और ये 2 10 में 20। अब 5 से, 5 1 5, 50 25, 5 7 35 और 5 दूना, अब नहीं जाएगा ना। तो बोले एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1, 2 और 3 और गुने 50, 25 और गुने 7, तो 25 8 है 200 प्लस इंटू 7, यानी कितना 1400।
आप किसी भी मेथड से एलसीएम निकाल लें, एलसीएम तो निकल ही जाएगा। अब देखिए, सोचिए कि ये जो 1400 नंबर है वो क्या है, एक है क्या, एलसीएम ऑफ कितना कितना 20, 25, 35 और, तो ये जो है वो एलसीएम है 1400। एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि 20 से वो कटेगा, क्योंकि वो एलसीएम है ना, मल्टीपल है ना ये सारे नंबरों का, सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, सब में वो मल्टीपल 1400 आएगा और सबसे पहला मल्टीपल आएगा। एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 1420 का भी मल्टीपल है, 25 का भी है, 35 का भी है, 40 का भी है। लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोल रखा है कि अगर आप 20 से भाग दोगे एक 1400 में, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए रिमाइंडर, 14 आना चाहिए। अब आप तो जानते हो कि ये एलसीएम है, तो जब ये एलसीएम है तो रिमाइंडर छोड़ेगा कि रिमाइंडर जीरो कर लेगा, सोच के देखो, भागा दो, 20 आते 140, खत्म, जीरो उतरा, फिर जीरो से ले जाएंगे, 20 जीरो जीरो है, ये जीरो बच गया, बच गया कि नहीं बच गया, यानी 70 बार में तो निपट गया ना वो, और निपटना भी चाहिए क्योंकि एलसीएम है, एलसीएम है तो उसका मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि भैया हमें तो रिमाइंडर चाहिए, हमें रिमाइंडर 20 से भाग देने पे 14 चाहिए, अलग अलग रिमाइंडर चाहिए, यही दिक्कत है। अगर बोलता है कि नहीं 14 रिमाइंडर चाहिए तो इसको 1440 कर देते, 1414 कर देते, नहीं कर देते, रिमाइंडर 14 बच जाता इन ईच केस। लेकिन जब हम 25 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमको 19 चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जब हम भाग दे रहे हैं किससे, 35 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 29। ये लोचा है इसमें। तो कुछ लोग, या फिर मतलब जनरली ये देखा जाता है, ये पैटर्न में अगर तुम याद करना चाहो तो फिर हम आपको तरीका भी बताएंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है। जब तुम 20 से भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है 14। तुम अगर उसी नंबर को 25 से भाग देते हो तो रिमाइंडर तुम्हें क्या आता है 19 आता है ना। और अगर तुम 35 से भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आता है 34, नहीं 29, कितना 29। और अगर तुम भाग देते हो किससे 40 से तो रिमाइंडर आता है आपका 34। तो अब दोनों को घटा के देखो, ये कितना आ रहा है, यहाँ घटा के देखो, यहाँ भी घटा के देखो, ये भी घटा के देखो। अगर ये सेम नहीं आता ना तो क्वेश्चन ही गड़बड़ था, यानी कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्वेश्चन भी गलत होता है। अगर ये रिमाइंडर्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब ये घटा रहे वो अलग अलग हो जाता, तो ये पॉसिबल नहीं था ऐसा नंबर पता कर लेना जिसमें प्रत्येक अलग अलग नंबरों से हम भागा दें और रिमाइंडर के रूप में अलग अलग मिले। ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये सेम हो जाने की वजह से ऐसा पॉसिबल है। तुम सोच के देखो, तुम 20 से भाग दे रहे थे, ध्यान से देखना, जब तुम 20 से भाग दे रहे थे ये कट जा रहा था। अगर तुम इसमें 6 घटा लेते, अभी सुना ध्यान से, 6 घटा लेते, 6 क्या कर लेते तो 20 से भाग देते तो क्या बचता रिमाइंडर, क्यों, सोच के देखना क्यों। क्योंकि अगर तुम ध्यान से सुनना, अगर तुम इसमें से क्या घटाते, इसमें से क्या घटाते 6 घटाते तो ये नंबर बनता कितना बताओ 1400 9 14 9, अरे हाँ 13 हो जाएगा, 13 9 4। अब तुम सोचो कि ये 20 का मल्टीपल था ना 1400, 20 का क्या था 20 का मल्टीपल, मतलब जैसे ही तुम 1400 लिखे थे तो उस 7 बार में गया था, 70 बार में गया था। अब वो 70 बार में जाएगा कि एगो कम बार में जाएगा, एगो कम बार में जब जाएगा इसका मतलब कि 20 कम कर दो खाली 1400 में, नहीं समझे, 20 20 बढ़ते हो तभी ना आगे बढ़ते हो।
जैसे 14 20 का पहाड़ा पढ़ते तो 20 से कम 20 20 दूना 20 दिया, माने 20 20 आगे बढ़ते हो तो 20 का टेबल जब 70 बार पढ़ोगे तो 1400 आ जाएगा। देख लो, 7 दूना 20 गुना 70 भैया, 7 दूना 14, 2 को 0। तो जब 70 बार पढ़ोगे तो ये आएगा। तो 69 बार पढ़ोगे तो 69 बार पढ़ोगे तो को कम आएगा। 1400 आया था ना पहले। क्या भाई नहीं समझ में आ रहा है? 20 गुना जब तुम 70 किए थे तो कितना आया था? 1400। तो 20 गुना अगर एक को कम बार पढ़ोगे, काहे कि अब नंबर कम हो चुका है, तो नंबर कम हो चुका है तो तुम 70 बार में नहीं ले जा सकते हो। तुम्हें 69 बार में ले जाना होगा ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम 69 बार में ले जाओगे तो होगा क्या बताओ भैया? हाँ, ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब 69 बार में ले जाएंगे तो 1380 आएगा, ड्यू टू बिकॉज कि 20 कम करना होगा 14 में से। बोलो, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब जब ये 1380 आएगा तो घटाओगे क्या तुम इसमें से? 1400 में से, सॉरी 1400 कितना बचा है? 1300 कितना बचा है? 94। 1394 का मतलब कि 4 तो पहले ही घट चुका था, 6 तो पहले ही घट चुका था, तो रिमाइंडर में कितना आ जाता? अब 14 आएगा कि नहीं? 14 आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है कि क्यों आ रहा है 14? क्योंकि 20 गो पहले हो तुम। अब जब 20 गो पहले हो तुम, 20 पहले हो तुम और 6 पहले ही घटाए हो, तो रिमाइंडर में 14 है ना बचा, क्योंकि 20 तो पहले ही कम कर लिए थे। बात समझ में आ रही है? अब देखो इस नंबर के साथ क्या खेल होगा। जब उसी नंबर को तुम किससे भाग दोगे? 25 से। किससे भाग दोगे? 25 से। किसको? 1400 को। तो कै बार में ये निपट जाएगा? 6 बार गुना किया जाए, 25 छके 150 हो जाता है। 25 5 125, 125 लिखा जाए, क्या बचेगा? 5, यहाँ क्या होगा? 1 न बचेगा, हासिल नहीं को दिया है। 25 छके 150 कटना भी चाहिए क्योंकि एलसीएम है 1400 का, 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो तुम सोचो कि अगर इसमें 6 कम किए होते 1400 में से तो क्या हुआ होता? ये नंबर बन गया होता क्या बताओ? 6 कम करने से 1394। अब तुम भाग तो 25 से दोगे, भाग तो इसका मतलब कि 56 बार में कितना आ रहा था? 1400। तो एक कम बार पहाड़ा पढ़ रहे हो तुम, तो 1400 में कितना कम करोगे? 25, क्योंकि 25 का पहाड़ा पढ़ रहे हो। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 या 75, 25 चौके 100। यानी कि जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 25 25 आगे बढ़ते हैं। हाँ, तब 25वां अगर 200 है तब 25 साथे कितना होगा? 175। 25 साथे अगर 175 है तो 25 छके कितना होगा? 150 का है, क्योंकि हम 25 कम करेंगे। इसका मतलब कि 25 का जब टेबल 56 बार पढ़ा जा रहा है तो 1400 आ जा रहा है। तो यानी कि हम पढ़ेंगे कितनी बार? 55 टाइम्स। तो क्या होगा? 25 कम हो गया होगा वो नंबर, और हम पहले ही 4 घटाए हुए हैं। तो जब हम एक कम बार में लेके जाएंगे तो उस समय बचता 25, यदि वो नंबर 1400 होता। लेकिन नंबर बाय कर दिए हैं 1394, यानी 6 कम कर दिए हैं, तब 25 में से 6 कम होके आया होगा ना। समझ में आ रही बात? क्योंकि हम पहले ही 6 कम किए हैं। तो जब 1400 होता, 1400 ये होता, तो अगर एक कम बार में ले गए होते तो पूरे 25 बचता। तो जब 6 कम किए हैं तो अब भी 25 घटाने से हमारा कितना? 25 एक कम पहले बार में ले जाने से क्या आएगा? 25 आएगा कि 25 में से 6 घटा हुआ होगा वो आएगा?
नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा भैया। अच्छा एक बात बताओ, 56 बार में ले जाओगे आप 1394 को? नहीं ना ले जाओगे, क्योंकि जब 1400 होता तब ना 56 बार में कट जाता। तो इसका मतलब एक कम ले जाओगे, तो जब एक कम ले जाओगे, अब 25 का टेबल 56 बार पढ़ रहे हो तो 1400 आ रहा है। तो 25 का टेबल 55 बार पढ़ने के लिए पढ़ोगे टेबल कि 25 को कम करोगे? 55 बार में एक है ना कम हो, तब 25 कम करो इसमें 1440 में 1300। अब तुम सोचो, भागा भागा मत दो, कॉमन सेंस से सोचो। 1375 को तुम कै बार में ले जाओगे? 55 बार में। तो यहाँ घटाओगे क्या? माने 1375 आएगा। अब 1375 घटाते अगर 1400 में से तो क्या बचता? पूरे 25। लेकिन तुम पहले ही 6 घटा लिए हो, इसका मतलब 25 में से 6 और घटाओ। घटाओ कि नहीं घटाओगे? यानी कितना बचेगा? 19 चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बात समझ में आ रही है? यानी कि काम कर रहा है, 6 घटाने से हमारा काम हो रहा है। समझ में आ रही बात? और यही काम कब नहीं होता? जैसे 6 घटाए तो हमारा काम अगला भी बना, 19 बना, अगला में भी बनेगा, अगला में भी बनेगा। क्यों? देखो अब कौन से भाग दोगे? 35 से। तो 35 से, सुनो ध्यान से, 35 से जब तुम भाग दोगे, भाग देने की ज़रूरत भी नहीं है, अब भाग नहीं देंगे, कुछ भी आएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा कटना है इसे, पूरा का पूरा कटना है इसे, कटना है ना। जब तुम एक कम बार में ले जाओगे, सुनना ध्यान से, एक कम बार में ले जाओगे तो ये नंबर कितना कम आएगा? 35 कम आएगा। सोच के देखो कितना कम आएगा। तो 1435 मैंने कितना? 1365। अब तुम सोचो कि 1365 35 के टेबल में कितनी बार में आएगा? जितनी बार में 1400 आ रहा है उससे एक कम बार में। तो हमने क्या बोला कि 1400 में पहले ही क्या कम कर लो? 6 कम कर लो। तो जब 6 कम करोगे तो लास्ट में तो तुम्हारा 35 है ना एक्स्ट्रा हुआ होगा, 35 है ना एक्स्ट्रा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? और 35 में तुम क्या कम कर रहे हो? 6। तो 35 में जब 6 कम करो कितना बचेगा? 29। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? उसी तरह से जब तुम 40 से भाग दोगे, 40 से, तो 40 से ये जो 1440 है किसी टेबल में आएगा? वैसे 10 बार में हमको लग रहा है क्या? 1400 है ना, 10 बार में आ जाएगा? नहीं आएगा, माने कुछ भी आएगा। लेकिन ये मालूम है कि एक कम बार में ले जाते तो 40 को कम आएगा, 40 को। अगर हम 6 पहले ही घटा लें तो एक्स्ट्रा लास्टवा में नंबर हुआ तो 40 न रहेगा, और उस 40 में हम क्या कम किए होंगे? 6, यानी कितना? 34। ये चमक रहा है क्योंकि एक पहले बार में ले जा रहा है। तो इसीलिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ दिस नंबर माइनस 6 हो जाएगा। बोलो, एलसीएम ऑफ दिस नंबर और माइनस 6, यानी कि लिस्ट नंबर लिख देंगे। हेंस लिस्ट क्या नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 एंड 40 माइनस 6, यानी कि 1400 माइनस 6, यानी कितना? 94। दिस इज आंसर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? पूरा 19 मिनट ले लिया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अब ये सब क्वेश्चन आसान है, देखने से ही बन जाएगा। कह रहा कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। एक सेमिनार में हिंदी, इंग्लिश और
मैथमेटिक्स के लोग कितने कितने हैं? 60 हिंदी में है, 84 इंग्लिश में है और 108 मैथ्स में है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर। इन्हें रहने के लिए इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको रहने के लिए हमको मिनिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए? रूम चाहिए। यानी कि रूम की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम। तो कम से कम रूम चाहिए तो हमको रूम में ज़्यादा ठूस ठूस के भरना चाहिए लोगों को, कि एक एक दो दो को भरना चाहिए? ठूस ठूस के भरना चाहिए। मतलब कि संख्या ज़्यादा होना चाहिए लोगों का उस रूम में। ये क्लियर है? तो ये लिस्ट देख के, ये छोटा मिनिमम देख के लोग सोच ले कि हम एलसीएम निकालेंगे तो फंस जाएगा। समझ में आ रही बात? मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, दैट मीन्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन विच, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन विच पुट इन रूम, जिसको कि रूम में रखा जाए। समझ में आ रही बात? If in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, कह रहा है कि जो भी रूम लेंगे उसमें बच्चों की संख्या इक्वल होने चाहिए। देख लो, if in each room the same number of participants, यानी कि लोगों की संख्या प्रत्येक रूम में बराबर होनी चाहिए, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। एक पार्टिसिपेंट को रूम दोगे जिसमें कि कहोगे कि 4 को चले जाओ, एक रूम में कहोगे 25 को चले जाओ, तो किस में तैयारी करना बढ़िया रहेगा बच्चों को? जिसमें 25 को बच्चा है कि जिसमें 5 को बच्चा है? सोच के देखो, झगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पार्टिसिपेंट को ले जा रहे हो कहीं पे, हिला मत, इधर दिक्कत हो रही है, हिलते रहेगा इसे, हटा दे, निकाल दें, समस्या हो रही है तुम लोगों को। तो बात समझ में आ गई? तो इसीलिए बोला है कि हमें इफ इन ईच रूम, प्रत्येक रूम में द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी लोगों की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है? आर टू बी सीटेड, बैठाना है, एंड इसका भी टेक केयर करना है कि ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, यानी कि जिस रूम में बच्चा आएगा उस सेम सब्जेक्ट का आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको रूम कम लेना है तो हम रूम ले लिए, किसी भी तरह बैठा रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट का बच्चा बच गया, हिंदी का, उसको कहे कि इंग्लिश के साथ भी बैठ जाओ। चाहे इंग्लिश का भी बच्चा बैठ गया तो हम मैथ्स के साथ बैठा दिए, हिंदी वाले को मैथ्स के साथ बैठा दिए। ऐसा नहीं करना है। यानी कि जिस रूम में हिंदी वाला है उसमें पूरा का पूरा हिंदी वाला भरा होना चाहिए, जिस रूम में इंग्लिश वाला है इंग्लिश वाला भरा होना चाहिए। ठीक है? यानी 3 बातों का टेक केयर करना है। पहला, प्रत्येक रूम में बच्चों की संख्या सेम होनी चाहिए, सही है। दूसरा, कम रूम चाहिए, मतलब अधिक से अधिक लोगों को बिठाना भी चाहिए। और अधिक से अधिक लोगों को बिठाना का मतलब नहीं कि एक बड़ा सा हॉल ले लेंगे और कहेंगे जाओ बैठ जाओ सब, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमको मिनिमम रूम लेना है तो एक रूम ले लिए बड़ा सा, कहेंगे जाओ सब बैठ जाओ उसमें, तो भी दिक्कत है। बात समझ में आ रही है? यानी कि रूम कम चाहिए, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि हमें प्रत्येक रूम में सेम सब्जेक्ट वाला बच्चा चाहिए और प्रत्येक रूम में बच्चों की संख्या सेम होनी चाहिए, लोगों की संख्या सेम होनी चाहिए। तुम खुद सोच के देखो कि क्या फील हो रहा है, इसका क्या करना चाहिए? पहले तो पता करना चाहिए। बच्चा तो पता ही है क्या करना चाहिए। HCF, HCF के भी पहले एक और वर्ड होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इससे ना क्लियर हो जाता है। ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कॉमन मतलब इसमें भी कॉमन, और डिवाइजर मतलब सब में डिवाइड करें। तो ऐसा नंबर जो सबसे अधिक हो और सबको डिवाइड करे, जो सबसे अधिक हो और जो सबको डिवाइड करे। जैसे मान लो सबसे अधिक 10 डिवाइड कर रहा है, वैसे 10 डिवाइड नहीं कर रहा है। पहले हम लोग HCF निकालते हैं फिर विचार करते हैं, ठीक है ना। तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 दूना 4, बोलो
15 चौके 60 होता है ना, तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 बचे 60, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5। 84 को फैक्टराइज करो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 3 साते, ठीक है। यानी कि हम लोग 84 को लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर, बोलो 2 का पावर 2 इंटू 7, और 108 को लिख सकते हैं हम, देखो 3 बचा है क्या, इंटू 7, 108 को लिया जाए, 2 पाँचे 10, 2 चौके 2 दूना 4, 2 साते, और 3 को 3 आएगा, तो 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 3। HCF का मतलब ऐसा नंबर जो सब में कॉमन हो और अधिक से अधिक। 2 का पावर 2 सब में है, फिर 3 है बस जो सबसे कम है, और कॉमन अब नहीं है, नहीं लेंगे। यानी कि 2 दूना के 4, 4 तिया 12 ऐसा नंबर है जो 12 पाँचे 12 साते 12 पाँचे, बोलो 12 पाँचे 60, 12 साते अब 12 नवा 108। तुम सोच के देखो, 12 से सब में भागा लगा, इसके बाद इन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन है। अगर वो होता तो वही नंबर HCF होता। अगर मान लो और 2 कॉमन हो जाता है इसमें, तो 12 दूना 24 हो जाता है HCF। यानी कि जो नंबर ले लिए उसके बाद इन तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये कह सकते हो को प्राइम होने चाहिए सारा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब सुनो ध्यान से, ये कितना बढ़िया उत्तर दिया HCF ने। 12 ऐसा नंबर है, मतलब 12 रूम लेना चाहिए, उससे फ़ायदा क्या होगा, सॉरी 12 रूम नहीं, रूम की संख्या अलग होगी। अभी तो ये पता चला कि 12 लोगों को क्या करना चाहिए, हमें रूम में भरना चाहिए। सोच के देखो, 12 को लोग रूम में भरते तो हमारे पास 5 गो रूम लेना पड़ता है हिंदी वालों के लिए, 5 गो रूम लेना पड़ता है, 5 गो रूम लेना पड़ता। अरे भैया 12 पाँचे 60, तो 5 गो रूम ले लेते, कहते नहीं कि जाओ हिंदी वाले बराबर बराबर बैठ जाओ। सर 12 लोग हो जाएंगे, और ना 5, 7 और 9 को जोड़ेंगे 21 आएगा, तो इस रूम का मतलब नंबर ऑफ रूम, वो बात की बात है, अभी पहले इसको समझते हैं कि ये सही है कि नहीं। 5 गो रूम ले लेंगे, हिंदी वाले को बोल देंगे, उसमें खाली हिंदी वाला रहेगा, इंग्लिश वाला तो नहीं आएगा। 7 गो रूम ले लेंगे, 12 बैठेगा, 12 बैठेगा, 12 7 84। हाँ, रूम की संख्या इंग्लिश वालों के लिए ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक रूम में हम इस बात का टेक केयर कर रहे हैं कि बराबर वही बच्चे बैठे हैं, सेम सब्जेक्ट के ही बैठे हैं। फिर 12 नवा 9 ग्रुप तो लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गया कि नहीं क्लियर? अब हमको इसमें बताना था क्या, यही बताना था, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी। अच्छा ये नहीं बताना था, इधर गया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की संख्या बतानी थी। अब रूम तो पता चली गया ना, 5 गो रूमी, 7 गो रूमी, 9 गो रूमी, तो रूम की संख्या 7 5 12 और 9 12 ना 21 रूम चाहिए। नहीं समझ में आ रही बात? बोलो तो क्या लिख देंगे? हेंस 2 को क्वेश्चन नहीं ना इसमें पूछा है, तो लिख देंगे क्या? हेंस रूम रिक्वायर्ड्स, रूम requires is equal to 5 plus 7 plus 9 is equal to 21। समझ में आया बात? समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए 3 sheets of English mathematics and science books containing 316, 260, 240 and 96 books respectively have to be stocked in a such a way that
all the books are stored subject wise and the height of each stock is same, how many stocks will be there? जैसा कभी कभी लाइब्रेरी में घुसे होगे, बढ़िया लाइब्रेरी में जिसमें बुकों की संख्या बराबर बराबर हो, क्या हो, तो ये एक स्टॉक है, मान लो इसमें पहला बुक रखे, दूसरा रखे, तीसरा रखे, चौथा रखे, पांचवा रखे, छठवां रखे, सातवां रखे, आठवां में भर गया। हाँ बोलो, भर गया ना आठवां में। अब तुम्हारे पास जो है ना, मान लो कि कौन कौन सी बुक था, इंग्लिश का था, तो मान लो इंग्लिश का बुक तुम्हारे पास मान लो 16 गो था, तो 8 गो इधर लगा दिए, बोलो 8 गो था ना, 8 गो था, इधर भी 8 गो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो बुक इधर भी लगा दिए, तो बुकों की संख्या भी सेम, बोलो, और बराबर बराबर भरा भी है। ऐसा भी तो हम कर सकते थे कि ठूस ठास केस में एक आध गो और एक्स्ट्रा कर देते, तो क्या इस बात का टेक केयर किया जाता कि नहीं पूरे सेल्फ में बराबर बराबर बुक है? हाँ बोलो, नहीं ना, बात का ध्यान दिया जाता। तो इस तरह से इंग्लिश का बुक, फिर मैथमेटिक्स का बुक और साइंस का बुक हमें दिया गया है। इंग्लिश का बुक कितना दिया गया है? 336, मैथमेटिक्स का और साइंस का हैव टू बी स्टॉक्ड इन सच अ वे दैट, इस तरीके से उसे स्टॉक किया जाए कि ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज का मतलब पहले ही हो गया कि इंग्लिश मैथ और साइंस को मिक्स नहीं करना है, ठीक है, यानी कि हमें इंग्लिश वाले में जितने भी सेल्फ होंगे उसमें इंग्लिश का रहेगा। जब इंग्लिश खत्म हो जाएगा तो अगला स्टॉक में मैथ्स रहेगा, उसके बाद अगला में साइंस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश का पूरा से भर दिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों को मिला के भर दिए, फिर अगर उसके बाद भी अगर हमको मान लो मैथमेटिक्स में बच गया तो मैथमेटिक्स और साइंस को मिला के भर दिया। ऐसे नहीं करना है। भले सेल्फ में कम रह जाए बुक, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी हाइट इक्वल होनी चाहिए। आगे दिया भी है, एंड द हाइट ऑफ द ईच स्टॉक इज सेम। तो हाइट सेम होने का मतलब क्या हुआ? बुकों की संख्या सेम होगी, नंबर ऑफ बुक सेम होगा। सर कोई बुक मोटी होगी, कोई पतली होगी। यही तो ध्यान रखना है कि हम एक में नहीं खत्म करेंगे, हम सेल्फ अगला ले लेंगे। जैसे 16 गो ये बुक था, याद करो 16 गो था ना, लिए थे ना शुरू में, तो हम 20 गो थोड़ी रखे थे। एक मान लो 16 है और एक क्या है 24 है, ध्यान से सुनना। मान लो ये इंग्लिश का बुक था, ये मैथ का बुक था, तो 24 है, तो इसका HCF क्या आएगा? 8 आएगा। 8 ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग दे रहा है, 8 दूना 16, 8 लिखे 24, उसके बाद कॉमन कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों को डिवाइड करने वाला वो ग्रेटेस्ट नंबर HCF कहलाता है। तो 8 था, क्या था? 8 था। तो जब ये 8 जो HCF नंबर आया, क्या हमने इंग्लिश के बुक का ध्यान नहीं रखा? 8 गो बुक रख दिए सेट, इसका 8 गो रख दिए सेट, इसका क्या गो सेल्फ बनेगा? 3 गो। तो कहाँ हम, तुम ये सोच रहे हो कि 336 गो रखना है, एक कहीं थोड़ी रखना है। सेल्फ की संख्या बढ़ा लो, स्टॉक अलग अलग कर लो, लेकिन बुकों की संख्या उसमें सेम ही रखो। तो ये तभी संभव है ना जब दोनों की HCF आप निकालो। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए फिर से एक बार पढ़ लो, 3 शीट्स of English, mathematics and science books are containing इतना books respectively have we stocked in such a way that the books are stored subject wise and the height of the stock is the same. How many stock will be there? इसमें एक वर्ड यूज करना चाहिए कि एटलीस्ट कम स्टॉक यूज किया जाए, नहीं एटलीस्ट कम स्टॉक यूज किया जाए, बोला है ना। रेस्पेक्ट हैव टू बी स्टॉक्ड इन सच अ वे दैट, तो स्टॉक जो करना है, स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब क्या हुआ? इकट्ठा करना, कितना कितना इकट्ठा करके रखा जाए। हाँ,
तो इकट्ठा करने में तो अगर हम चाहें तो ये 4 का भी तो कर सकते हैं। 4 चौके 16, 4 को हमको इंग्लिश के लिए चाहिए सेल्फ, और मैथमेटिक्स से क्या को चाहिए 6 गो, 6 गो नहीं चाहिए, 6 गो तो 6 गो इसका स्टॉक चाहिए और इसका 4 गो, यानी कि 10 गो टोटल स्टॉक दे दो हमको। बात समझ में आया? हमारा हाइट भी सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि हम 4 का बुक रख रहे हैं, तो 4 गो बुक का हाइट, 4 गो बुक का हाइट, 4 गो बुक का हाइट, 4 गो बुक का हाइट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इनमें क्या बोलना चाहिए? एक ठो वर्ड बोलो। इन सच अ वे दैट all the books are stored subject wise and height of the each stock is same and greatest stock बोलना चाहिए, या फिर greatest माने उस सेल्फ में जो स्टॉक में जो बुकों की संख्या है वो अधिक से अधिक आ सके। नहीं तो स्टॉक की संख्या तो हम बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी कि क्या करेंगे हम लोग? HCF निकाल देंगे, क्योंकि HCF से क्या आएगा? वो ऐसा नंबर आएगा जो सबसे अधिक होगा और तीनों को क्या कर रहा होगा? भाग दे रहा हो। जब तीनों को भाग देने का ही मतलब है कि उतना जितना बार में जा रहा है, जैसे हम भाग देंगे तो कितनी भी बार में तो जाएगा ना, उतना हमको सेल्फ चाहिए, उतना स्टॉक्ड करने के लिए हमको उस लाइब्रेरी में स्टॉक चाहिए। समझ में आ रही बात? उसकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं, और उससे क्या होगा कि जब इसमें भाग लग जाएगा, इसका मतलब इस बुक से वो स्टॉक भर जाएगा, बराबर बराबर हाइट में भरेगा। भाग लग जाने का मतलब ये नहीं होता है। फिर अगर ये भी भाग लगेगा तो अगला स्टॉक, भले इसके लिए स्टॉक की संख्या कम होगी, लेकिन बराबर बराबर स्टॉक उसमें रहेगा, जो भी बुक रहेगा। क्लियर है ना? तो हेंस HCF। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो HCF कैसे निकालोगे? 336 को फैक्टराइज करना होगा, कर दिया जाए। तो जो है ना, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकाल लिए। पहले हम लोग 240 को 240 से 336 को भाग लगाए, HCF की संख्या कितनी आई? 48। फिर 48 और 96 का HCF निकाले तो क्या आया? 48, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 48। अब यही आंसर नहीं हो सकता है। 48 जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो नंबर क्या होगा? HCF होगा। समझ में आ रही बात? जैसे 12 चौके 48 हुआ, 48 का भी सेल्फ बनाते तो भी पूरा बराबर बराबर ही रहता, और प्रत्येक स्टॉक में मिक्सअप नहीं होता, सब्जेक्ट वाइज ही रहता, सब्जेक्ट वाइज ही रहता। बस स्टॉक की संख्या क्या होती? अधिक होती। तो स्टॉक की संख्या कम रखना होगा, यानी कि अगर बोलता है कि यूज मिनिमम स्टॉक, क्या बोलता है? यूज मिनिमम स्टॉक, तो आंसर 48 हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ जाओ आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 पीस ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। जरा सोचो, एक हमारे पास 42 मीटर का लंबा लकड़ी है, मान लो। एक कितना का है? 49 मीटर का। और एक कितने का है? 63 मीटर का। हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स। इसे प्लैंक्स में बांटना है ऑफ द सेम लेंथ। मत करो, बराबर लंबाई का होना चाहिए सब। What is the greatest possible length of each plank? इसमें जो हम प्लैंक कट करेंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, और हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, और टोटल कितना प्लैंक्स फॉर्म्ड होगा। सोच के देखो कि अगर ऐसे तैसे कट करोगे तो प्लैंक्स छोटा बड़ा हो जाएगा, प्लैंक्स छोटा बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है कि कुछ छोड़ना पड़ जाए, और हम अगर ऐसा प्लैंक्स कट कर दें जिसमें प्लैंक्स की संख्या भी, प्लैंक्स की संख्या की बात अलग हो गई, लेकिन
हमें काट छाट न करना पड़े। तो खुद सोचो कि ऐसा नंबर ना हमें निकालना चाहिए जिससे हम 42 को भी भाग दे सकें, 49 को भी भाग दे सकें और 63 को भी भाग दे सकें। हमको लग रहा है 7 होगा क्या? यस सर, 7 इससे 7 छके 42, 7 छके 42, यानी 42 से 49 था और 63 था। तो 7 छके 42, 7 सत्ते 49, 7 नवा 63। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब HCF कितना है? 7 मीटर का अगर हम प्लैंक कट करते तो हमें काट छाट नहीं करना पड़ता। कै गो ही कट जाता? 6 गो। ये कै गो कट जाता? 6 प्लैंक्स नहीं हो जाता? बोलो ये 7 प्लैंक्स और ये 9 7 9 63 प्लैंक्स। तो इसमें हमसे पूछा था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल में हमारा क्या था? 7 गो ना था? यस सर, 7 मीटर। तो क्या लिख देंगे? और सर हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड? 7 मीटर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। हाँ कर देंगे उसको भी। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक्स। फैन बंद कर दो। ईच प्लैंक्स, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म? 22 होगा सर। तो क्या लिख देंगे? 6 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 22 प्लैंक्स आर फॉर्म्ड। चीज़ें समझ में आ रही है कि बस रट रहे हो? आ रही चीज़ें समझ में? नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 25 सेंटीमीटर। यहाँ क्या कह रहा है बोलो? फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। जैसे मान लो ये डंटा है, ये क्या है? डंटा है। इस डंटा का कितना मैक्सिमम लेंथ रखना चाहिए ताकि हम 7 मीटर की लंबाई यानी कि 700 सेंटीमीटर की लंबाई भी एग्जैक्टली नाप सके। 385 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा और 85 मिलके, बोलो 85 मिलके 385 सेंटीमीटर के लंबाई को भी हम इसी डंटे से एग्जैक्टली नाप सके और 1295 सेंटीमीटर का भी लंबाई को हम एग्जैक्टली नाप सके। बात समझ में आया? तो बात समझ में आ गई। 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर का सब लंबाइयां हैं। 3 ऑब्जेक्ट है मान लो, इसकी लंबाई तार है, मान लो तार वायर है। 700 सेंटीमीटर लंबा है, 385 सेंटीमीटर और 1295 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, वो मैक्सिमम लेंथ बताइए विच कैन बी यूज्ड, जिसे यूज किया जा सके, मेजर एग्जैक्टली लेंथ। एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से नापा जा सके, छोटा बड़ा ना हो। जैसे इस डंटा से इस लंबाई को भी नापे तो पता चले कि नहीं 700 डंटा अगर रखेंगे ना, माने 35 डंटा अगर रखेंगे तो ये नापा जाएगा पूरा। ये नहीं कि लास्टवा डंटा में तरवा कुछ एक्स्ट्रा हो जाए या फिर बच जाए, डंटवा बड़ा हो जाए। बात समझ में आ रहा है? एक बड़ा सा लंबा तार ले लिए तो 1 डंटा, 2 डंटा, 3 डंटा, 4 डंटा ऐसे नापे तो एग्जैक्टली इसी पे ख़त्म हो जाए। वो तार एक्स पे ना बचना चाहिए और ना एक्स्ट्रा होना चाहिए। ऐसा पहला वाला लंबाई के साथ ही नहीं होना चाहिए, ऐसा तीनों लंबाई के साथ होना चाहिए। तो तुम सोचो कि ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो तीनों को डिवाइड करने का ही मतलब यही ना होता है कि तीनों बार को एग्जैक्टली नाप दिया और शेषफल बच जाना। अगर रिमाइंडर बच रहा है मतलब नहीं नाप पा रहा है। जैसे हमको 10 सेंटीमीटर को नापना है, किसको नापना है? 10 की जगह पे तुम मान लो 35 ले लो, 35 को छोड़ो, 18 दूना 36 ले लो।
36 सेंटीमीटर को। तो 36 सेंटीमीटर को कैसे कैसे नाप सकते हो? 2-2 सेंटीमीटर से, 1-1 सेंटीमीटर से, 3-3 सेंटीमीटर से, 4 सेंटीमीटर से, 5 से नहीं नाप सकते हो। 5 सेंटीमीटर से नापने जाओगे तो 5-7 35 होगा, 1 सेंटीमीटर वो बच जाएगा। यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर का डंटा लोगे तो गड़बड़ा जाएगा काम। 6 सेंटीमीटर का ले सकते हो, 7 का लोगे तो भी गड़बड़ाएगा। 7-5 35, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। 8 का लोगे तो भी गड़बड़ाएगा। 8-4 32, 8-5 40, तो गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया? मतलब समझ में आया? कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, और खाली डिवाइड ही नहीं करे, मैक्सिमम लंबाई में भी हो, माने अधिक से अधिक नंबर जो तीनों को डिवाइड करे। मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटीमीटर का डंटा जो इन तीनों को डिवाइड करे। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आ रहा है बात? थोड़ा सा ऐसे निगाहों से देखो जैसे लगे कि हमें समझ में आ रहा है, तुमको टाइम कम लगेगा समझाने में। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इसमें देखो कैसे HCF निकाला जाता है अगर बड़ा बड़ा नंबर हो तो। किस नंबर में गैप कम है? दूसरा तीसरा। गैप कम किस में है ये बताओ? 3 और 4 700, यानी कि इसमें लगभग 400 का गैप है। इसमें ज़्यादा का है तो इसको ले जाओ, है ना। 385 से भाग दो किसको? जिसमें गैप बीच में कम रहता है ना, उससे भाग ले जाने से HCF जल्दी आता है। कै बार में? 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 385, 10 में से 5 गया, 5 यहाँ का इतना आया, 9 में से 8 गया 1, ये 6 में से 3 गया 3, 315 ऐसे घुमाएंगे, 385 को लाएंगे। कितनी बार? भूल नहीं गए ये मेथड। एक बार में बोलो 0, 7 कहानी खत्म, 31, 5, 7-5 35, यानी कि 7 चौके 28, 280 बोलो 5, 11 में 60 गया 3 खत्म, 35 दूना हो गया ना HCF। कौन? 35 की 2 इधर वाले को बोलते हैं। 35 ऐसा नंबर है जिसे 700 भी भाग लग जाएगा और 385 भी भाग लग जाएगा, लेकिन इस 35 से 1295 भाग लगेगा कि नहीं लगेगा जरूरी नहीं है। इसीलिए अगेन हम लोग 35 और 1295 का HCF निकालते हैं। समझ में आई बात? तो अब क्या लिखेंगे? HCF ऑफ 35 एंड 1200 बोलो 95, मने में लिखा गया था 12 होता है कभी कभी। 35 दूना 3 तिया ना 3 चौके 12, 4 बार में नहीं 3 बार में, 3 5 15, 3 तिया 9 और 1 10, कितना होगा? 2 खत्म। 0। अब ये ऐसे घुमा दें, नहीं 5 उतरेगा, फिर 3 बटे 24, 8 ज़्यादा हो जाएगा 7 बार में। हमको लग रहा है 7 ज़्यादा होगा। 7 5 35, 7 तिया 21 और 3 ज़्यादा हो गया ना, ख़त्म हो गया। बढ़िया चीज़ है। मतलब HCF कितना आया? 35, यानी कि 35 सेंटीमीटर लंबा अगर डंडा रखा जाए तो ये एग्जैक्टली तीनों का तीनों नपा जाएगा। 35 से इसमें भी भाग लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, क्योंकि वो HCF है। इस पर शक ना किया जाए। अगर आप भाग देना चाहते हो तो घर पे आराम से 35 से तीनों को भाग दो, तीनों में लगेगा। और जो भागफल आएगा ना, यानी कि क्वाशिएंट आएगा ना, उन तीनों क्वाशिएंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तीनों एक साथ। क्योंकि अगर वो कॉमन आता तो उतना और बार वो गुना हो जाता, यानी कि इसका लंबाई बढ़ जाती, वो HCF हो जाता फिर। ठीक है, चलिए अब हमसे एक और भी क्वेश्चन पूछा था इसमें कि बस यही पूछा था? नहीं, बस यही पूछा था। कहानी खत्म हो गया। दिस इज योर HCF आंसर। खत्म कर लिया जाए इसको, ज़्यादा नहीं है। अगला देखिए, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 101 pens, 910 pencils can be distributed. कह रहा कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले सुना तो जाए।
फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंटों की अधिक से अधिक संख्या बताइए। एमॉन्ग होम, जिसमें 1001 पेन्स और 910 पेंसिल को क्या करना है, बांटना है। 1001 पेंसिल को और 910 पेंसिल को बांटना है। इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स, प्रत्येक स्टूडेंट को मिले सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स, यानी कि प्रत्येक बच्चे को सेम नंबर ऑफ पेन्स और सेम नंबर ऑफ पेंसिल मिले, कैसे बांटा जाए। 1001 पेन है और 910 पेंसिल है, क्या करेंगे, एचसीएफ नहीं करेंगे सर। क्या है। अब देखिए, आपको बताया जा रहा था कि आपके पास पेनों की संख्या 1001 है और पेंसिलों की संख्या 910 है, और आपको कुछ इस तरह से इस पेन को और पेंसिल को बच्चों में बांटना है। किसमें बांटना है, बच्चों में बांटना है कि बराबर बराबर पेन और बराबर बराबर पेंसिल दोनों को पड़े। समझ में आ रही बात। निश्चित रूप से जितना पेन है उससे अधिक उससे कम हमारा पेंसिल है, तो एक ही बच्चा को, माने बच्चा नंबर अगर 1 है, मान लो बच्चा नंबर 1, तो इस बच्चे को पेनों की संख्या अधिक और पेंसिलों की संख्या कम देनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि हम इसको 5 गो पेन दें और 4 गो पेंसिल दें, बच्चा नंबर 2 को भी 5 गो पेन दें और 4 गो पेंसिल दे दें। इस तरह से हमको बताना है कि कै गो बच्चा रखा जाए ताकि ये दोनों नंबर पूरी तरह से निपट जाए। ये बचे नहीं हमारे पास, पेन और पेंसिल हमारे पॉकेट में एक्स्ट्रा ना बचे। ऐसा नहीं है कि हम पेन पेंसिल बांट रहे थे और हमारे पास लास्ट में पेन पेंसिल बच जाए। ये डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। मान लीजिए स्कूल में ही प्राइज़ बांटना है बच्चों को, तो आपके सामने ये क्वेश्चन उठा कि नहीं, आपके पास 1001 पेन है और 910 पेंसिल है और हमको इनाम देना है, तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को चुना जाए कि सबको बराबर पेन और पेंसिल मिल सके। नहीं हो सकता है। प्रत्येक बच्चा को ऐसा ना हो कि किसी बच्चा को ज़्यादा पेन दे दिया जाए, कम पेंसिल दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे पास पेन और पेंसिल बाद में बचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए तो हम क्या चाहेंगे, पेन और पेंसिल की जो बंटवारा है वो ज़्यादा हो कि कम हो, कम हो। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एमॉन्ग हुम 1001 पेन एंड 910 पेंसिल। तो अगर हम मान लो 1001 और 910 का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो क्या आएगा। HCF अगर हम निकालते हैं तो HCF क्या देता है, ऐसा नंबर जो सबसे ग्रेटेस्ट हो और दोनों को डिवाइड कर दे रहा हो। बोलो, तो दोनों को तो डिवाइड करने वाला हमें नंबर चाहिए ही, क्योंकि हमें बराबर बंटवारा करना है कि नहीं। तो 910 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1001 से, तो एक बार में जाएगा 910। बोलिए, एक बचा, 10 में से एक गया, कहानी खत्म। कुछ गड़बड़ है नहीं। अब यहाँ से आएगा 910 और कितनी बार में, 10 बार में ख़त्म हो जाएगा ना। इसका मतलब ये जो 91 था वो क्या था, HCF था। यानी कि 91 अगर स्टूडेंट हो हमारे पास, क्या हो, स्टूडेंट्स हो, तो हम प्रत्येक स्टूडेंट को, उस 91 स्टूडेंट को, जैसे 91 पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, इसी तरह से स्टूडेंट 91। स्टूडेंट नंबर 1 को हम पेन की संख्या कितनी दें, अगर हमें पता करना हो कि हमें कितनी पेन और कितनी पेंसिल देनी चाहिए। ये वैसे पूछा नहीं है,
ये नहीं पूछा है कि कितना कितना पेन और कितना कितना पेंसिल देना चाहिए, बस इन्होंने ये पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को चूज करिए उसमें से कि जिससे हमारे ये काम निपट जाए कि पूरा पेन और पूरा पेंसिल निपटारा भी हो जाए और बराबर बराबर मात्रा में दे भी। तो हमने 91 जो आया है वो 91 स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर है 91 जिससे 1001 और 910 भाग लग जा रहा है। तो यदि हम भाग देंगे 91 से किसको, 1001 को, तो कै बार में जाएगा, एक बार में यदि गया तो यहाँ 10 में से 1 गया, 9 बचा, ये ख़त्म हो गया ना, तो 91 बचा, 11 बार में कट गया। बोलो, इसका मतलब कि अगर हम 11 पेन इसको देते, इसे भी स्टूडेंट नंबर 2 को भी 11 पेन देते, स्टूडेंट नंबर 3 को भी 11 पेन देते और 91वां स्टूडेंट को भी 11 को पेन देते, तो तुम सोचो कि ये एक है, ये 11 को पेन कै को चलता, 91 को, क्योंकि ये पार्टिकुलर स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 1 स्टूडेंट नंबर 2, इसको 11 मिला, इसको 11 मिला, इसको 11 मिला, तो ऐसा 91 को खड़ा कराया है लाइन में, तो 11 को पेन दे दिए, यानी कि 910 पेन निपट गया। हाँ सॉरी, 1001 पेन निपट गया। अब पेंसिल की बारी आई, तो फिर 91 से हम भाग देंगे किस में, 910 में, तो 91 कम 91, 0 को बढ़ाएंगे तो 0 बार में जाएगा, 10 बार में। बोलिए, इसका मतलब कि स्टूडेंट नंबर 1 को 10 को पेन दें, स्टूडेंट नंबर 2 को भी 10 पेन दें, स्टूडेंट नंबर 3 को भी 10 पेन दें। पेंसिल है क्या आप? अच्छा, पेंसिल दें, इसको भी स्टूडेंट नंबर 2 को भी 10 को पेंसिल दें, इसको भी 10 को PL माने पेंसिल, 91वां स्टूडेंट को भी 10 को पेंसिल दें। तो ज़रा सोचो कि हमारे पास ऐसा नंबर नहीं आ गया कि बराबर बराबर पेन पेंसिल बट रहा है, बराबर बराबर ही पेन पेंसिल बट रहा है। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 91 एंड 11 पेन एंड 10 पेंसिल distributed to distributed to each students। समझ में आ रही बात? क्लियर है? समझ में आ रही बातें? समय लगेगा। एक 32 नंबर ये है, देख लिए, 33 नंबर ये है और 34 नंबर ये है और 35 नंबर ये है। तो इतने क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे, आप बनाइएगा इसे, ठीक है। दूसरी बात कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे एप्लीकेशन पे भी आपको अवेलेबल है ना। आप प्ले स्टोर पे जाइए, बाबा मैथ्स वाला सर्च करिए, वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। PDF के फॉर्म में आप वहाँ से बना सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, इसलिए ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी एनर्जी के साथ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। और अगर इतना आप करते हैं, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकी है हमारे चैनल पे, NCERT प्लस PYQs और RS अग्रवाल के वो क्वेश्चंस जो अक्सर तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बस उतना ही करवाया जाएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल के नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसलिए नहीं करवाए जाएंगे क्योंकि वो फालतू का है। उतना किया जाए जिससे हमारा CBSE में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।